Yes, let us start thermal properties of matter from 11th standard. So in this chapter, we have to study as its name suggests, the thermal properties of matter. मतलब कोई भी जो substances है या कोई भी जो matter है या material है, उसके thermal properties के बारे में हमको यहाँ पे investigate करना है. अभी इस chapter के अंदर हमारा जो most of जो portion है वो solids के लिए devoted है. सॉलिड्स के बारे में हमको ज्यादा डिस्कस करना है. भले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों आते हैं, बट गैसेस के बारे में ज्यादा डिटेल में जो स्टडी है वो हम 12th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर के अंदर करने वाले हैं. और अभी मोस्टली हम फोकस करेंगे सॉलिड पर. और इसमें हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हम 3 मेथड्स जो है वो देखने वाले हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन 3 डिफरेंट मोड्स. ठीक है, तो 3 डिफरेंट अलग अलग मोड्स होते हैं जिसके थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है. जिसमें सबसे पहला आता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन. तो इन तीनों के बारे में हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर. हालांकि कंडक्शन और कन्वेक्शन थोड़ा डिटेल में हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में, बट रेडिएशन विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है वो हमको 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस करना है, बट रेडिएशन विल बी लिफ्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड. नो डाउट इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है तुमको, रेडिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब हमको स्टडी करना है, नो डाउट इन 11th ओनली. बट द डिटेल स्टडी और ज्यादा डेप्थ में जो स्टडी है तो वो रेडिएशन के बारे में हमको 12th में कंटिन्यू करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के अंदर जो हमको स्टडी करना है वो है थर्मल एक्सपांशन. क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि किसी भी चीज को जब हम हीट करते हैं तो उसका एक्सपांशन होता है. मतलब उसका जो लेंथ है या एरिया है या वॉल्यूम है वो बढ़ता है. तो ये जो बढ़ना है इसको ही हम थर्मल एक्सपांशन एक्चुअली बोलते हैं. तो इसलिए ये जो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमको डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करना है. और इवन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज आल्सो इज टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर ओनली. तो इस चैप्टर के अंदर हमको जो वाटर का एनोमलस बिहेवियर, जो कि तुमने ऑलरेडी मे भी सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो उसके बारे में भी हमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है. Okay, so all these are the topics we have to discuss about in this chapter. But the first topic we have to discuss about is going to be the temperature, and basically the measurement of temperature precisely. So let us see on the board. Let us see that what is temperature and how it is measured. What are the methods to measure the temperature? And exactly what is the difference between the temperature and heat actually. That is we have to understand in this chapter, in this lecture for today. So see here, if you are asked what is temperature, what can we say? अगर तुमको पूछा जाए टेम्परेचर होता ही क्या है, तो ब्रॉड सेंस में हम ये कह सकेंगे कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यू कैन से. So you can just define the temperature to be the degree of hotness or coldness. तो मतलब how the body is hot या how the body is cold, ये दिखाने वाला नंबर मतलब टेम्परेचर होता है. तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर से ही हमको पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितना ज्यादा हीट कंटेन करता है या कितना वो ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है. तो गर्मी या ठंडी यही हमको इसमें से पता चलता है. ठीक है, तो ये जो है दिस इज द एक्चुअली टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर. बट हाउ टू मेजर इट? तो मेजर करने के लिए हमने क्या किया, जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि जो 2 पॉइंट्स है वो हमने रेफरेंस में ले लिए. एक है, इसको बोलते हैं आइस पॉइंट. आइस पॉइंट मतलब क्या? द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच द ice is formed, or water and ice are in equilibrium. That means they coexist at the same time. That means ice point is the temperature, minimum temperature
that can be means that can be visualized here in the with respect to water. तो water के हिसाब से अगर देखेंगे ठीक से, तो वाटर मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम कितने टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम बोलेंगे आइस पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला है, याद रखो ठीक से। सो द आइस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फेज, minimum temperature at which the water can remain in a liquid phase. Below that point, the water will become ice. That means it will become solid here. No longer it will remain liquid, but it will become solid. चलो ठीक है, but if we just see the maximum temperature and if we just go on heating the water, तो वाटर को अगर हम हीट करते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नो डाउट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड दिस वाटर जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। तो जब वहां पे वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है, दैट मीन्स वाटर इज नो लॉन्गर इज गोइंग टू बी इन लिक्विड फेज आफ्टर दिस पॉइंट, बट इट इज गोइंग टू बी इन गैसियस फेज, वी कैन से गैस बनने वाला है वो। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ स्टीम पॉइंट। अगेन रिमेंबर दैट वी आर नॉट calling it as 100 degree Celsius so far. Okay, we are just calling it as a steam point, that's it. तो ये है स्टीम पॉइंट जहाँ पे वाटर बॉईल होता है, और ये है आइस पॉइंट जहाँ पे वाटर सॉलिडिफाई होता है। अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है। इट इज वेरी सिंपल दैट वी हैव डिवाइडेड दिस होल इंटरवल between ice point and steam point in 100 equal parts, and we have called each one as 1 degree Celsius. तो इस एक पार्ट को हमने क्या बोल दिया, डिग्री सेल्सियस बोल दिया। और इसी वजह से, और ये जो आइस पॉइंट है उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, क्योंकि वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए इस 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते करते फिर जब तक हम स्टीम पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जहाँ पे वाटर बॉइल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे वो कितना आएगा डिजिट, तो वो बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इधर से ये 100 डिग्री सेल्सियस हमको मिलता है। तो ये जो टेम्परेचर का जो स्केल हमने यहाँ पे बनाया है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक यही है कि आइस जहाँ पे फॉर्म होता है और वाटर जहाँ पे बॉइल होता है, मतलब वेपर्स जहाँ पे फॉर्म होते हैं, उन दोनों का बीच में का जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हमको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज कॉल्ड एज 1 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। दैट्स ऑल। इतना सिंपल एक लॉजिक इसके पीछे है। फिर इसको मेजर करने के लिए हम अलग अलग टेम्परेचर थर्मोमीटर्स बनाते हैं। ठीक है, कभी मर्क्यूरी को यूज करके, तो कभी रेजिस्टेंस को यूज करके, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करके हम थर्मोमीटर्स बनाते हैं। But all these thermometers measure the temperature in degree Celsius, and because of this only, this ice point actually becomes 0 degree Celsius, and the vapors, मतलब steam point जो है, it automatically becomes 100 degree Celsius, क्योंकि हमने ये जो इंटरवल है आइस पॉइंट और वेपर पॉइंट का, मतलब स्टीम पॉइंट का के बीच में का जो इंटरवल है, उस इंटरवल को हमने डिवाइड ही 100 पार्ट्स में किया है। तो ऑब्वियसली फिर स्टीम पॉइंट जो है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा ही ना। और वाटर का जो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट जो है, तो वो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस तो बनेगा ही ना। उसमें कोई नई बात तो नहीं है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने यहाँ पे ये जो पूरा किया वो वाटर को कंसिडर करके किया कंप्लीट, राइट। वाटर को कंसिडर करके हमने ये किया, और वाटर कोई इतना भी बहुत ज्यादा स्पेशल सब्सटेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम पूरा टेम्परेचर का स्केल फॉर्म करें। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो है, दिस स्केल इज समव्हाट वी कैन से अनसाइंटिफिक, और वी कैन से चलो ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली वेरी यूजफुल, नो डाउट, बट साइंटिफिकली अगर थियोरेटिकली अगर देखा जाए, तो दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज not going to be a minimum temperature that can be achieved in the nature itself. It is only the minimum temperature at which water exists in liquid state. बराबर है ना। तो वाटर जहाँ पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द आइडियल 0, वी कैन से। तो इसीलिए हमको एक नए स्केल ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन सा स्केल है वो हम आगे चल के देखने वाले ही है। But before that, we'll just
इंट्रोड्यूस वन अनदर स्केल ऑल्सो, और एक स्केल यहाँ पे यूज में है, ठीक है ना, जिसको हम फ़ारेनहीट स्केल बोलते हैं। क्योंकि ये जो स्केल है वो पूरा वाटर को रेफरेंस में रख के बनाया हुआ है, मतलब वाटर वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। तो वाटर जहाँ पे सॉलिडिफाई होता है और वाटर जहाँ पे मतलब बॉइल होता है, उस इंटरवल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करके ये हमने स्केल बनाया हुआ है, नो डाउट। लेकिन अभी इसमें हम दूसरा एक स्केल देखेंगे, क्योंकि ये जो स्केल है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थोड़ा सा बहुत बड़ा स्केल हो गया। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कभी 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता नहीं है, 100 छोड़ो, वो तो कभी 40 या 50 को भी क्रॉस नहीं करता है कि नहीं। तो इसलिए या 50 या 60 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम ह्यूमन बॉडी कैनॉट एग्जिस्ट beyond this 60 degree Celsius temperature, and even it cannot exist below the 0 degree. ये शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, लेट अस कंटिन्यू। So see here, this is the point which we have called it as a ice point actually. इसको ही हमने ice point बोला था actually, और इसको steam point बोला था। अभी भी हम वही करेंगे, बट अभी यहाँ पे देखो फर्क क्या है। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इन दोनों के बीच में का जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हमको 180 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ना कि 100 पार्ट्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बट यहाँ पे इन केस ऑफ द स्टीम, yes, so in this case of the Fahrenheit scale, what we do is the interval between this ice point and steam point is divided in 180 equal parts. Instead of 100 equal parts, we divide this interval in 180 equal parts. One more difference is that we take this ice point as 32 as a starting point. 32 Fahrenheit is taken as a starting point. तो स्टार्ट ही होता है 32 फ़ारेनहाइट से। तो जो जिसको हम यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे हमको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 180 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसको, तो ये जो एक पार्ट है वो बन जाएगा 1 फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो उसका जो सेकेंड पार्ट जो है वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू। तो अभी यहाँ पे 32 प्लस 180 अगर कर देंगे तो वो जाएगा अप टू 212 फ़ारेनहाइट तक। तो इसलिए ये जो स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है, तो वो एक्चुअली 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और एक्चुअली 212 फ़ारेनहाइट तक जाता है। So this is the Fahrenheit scale, we can say. So if we just want to find out the difference between the Fahrenheit scale or relationship between the Celsius scale and Fahrenheit scale, then we can just understand one thing, that जो temperature यहाँ पे हम इससे डिनोट करेंगे, T से डिनोट करेंगे, या चलो थीटा से डिनोट करते हैं सपोज। तो अगर हमने सेल्सियस टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को F से डिनोट किया है, उसका करेस्पॉन्डिंग वाला जो है, तो इसलिए इस थीटा को हमको क्या करना है, थीटा माइनस 0, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 100, which is going to be equal to दिस फ़ारेनहाइट स्केल का जो टेम्परेचर, उसका करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो है F। तो वो बनेगा F माइनस, वी हैव टू डू इट एज अ 32 हियर। तो 32 मतलब उसका जो ओरिजिन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 32 है यहाँ पे, इसलिए माइनस 32 हमने किया। और जितने पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है इसको, दैट इज 180 इंस्टेड ऑफ 100, so that is to be divided here
in the denominator. So इस तरह से ये हमको मिलता है. This relationship gives us the relation between the Fahrenheit scale and Celsius scale. If we want to find out the Celsius temperature, so just keep this theta here in this side and just transfer this 100 in that side, so that we get it as 100 times F minus 32 upon 180. करेक्ट है, जिसमें से ये 0 0 कैंसिल हो जाता है, and we even this 10 and 18 can be reduced by 2, so as to left with 5 and 9, so that we can just get this as theta, that is the Celsius temperature, is equal to 5 by 9 times of Fahrenheit temperature minus 32. So this is the relationship between the Celsius temperature and Fahrenheit temperature, which can be useful if the Fahrenheit temperature is actually given and we want to find out the Celsius temperature using that. Okay, even we can just reverse this equation. ये equation को हम उल्टा भी कर सकते हैं, no doubt. If we just take this 9 in that side, 9 by 5 in that side, then it will become simply 9 by 5 into theta, which should be equal to F minus 32 actually. So that we can just write this F to be simply equal to, ये 32 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस 32 बन जाएगा, और उसकी वजह से हमको मिलेगा F is equal to 32 plus 9 by 5 times of theta. Okay, so this is the formula for finding the Fahrenheit temperature if we know already the Celsius temperature. Remember, so any one of these can be found out if any other one is known. So yeah, this is the relationship between Celsius temperature and Fahrenheit temperature. Even using this technique, we can also find out the relationship between any scale. ठीक है, any scale. ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा पूछा जाए कि there is a scale in which suppose steam point and ice point, तो ice point और steam point इन दोनों के बीच में का जो इंटरवल है वो अगर 50 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सपोज 10 है, तो how will you get the relationship between this Celsius scale and this scale? X scale सपोज ये समझो X scale है, तो X scale के ऊपर जो है हम जानते हैं कि डिवीजन जो है वो 50 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा रहा है और ये 10 से स्टार्ट किया जा रहा है. तो अभी देखो इसमें हमारे सेल्सियस स्केल में क्या हो रहा है, थीटा माइनस 0, क्योंकि 0 से ही हमने स्टार्ट किया और 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये जो x है, x स्केल सपोज, तो x माइनस 10, क्योंकि स्टार्ट हमने किया है 10 से, and that is to be divided by 50 in this way. So this is the imaginary scale. ऐसा कोई स्केल है नहीं एक्चुअली, but just for the question sake, मतलब जब अगर हमको इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें ये दो स्केल्स के बीच में अगर हमको रिलेशनशिप ढूंढ के निकालना है, तो we can just immediately find out it in this way. So theta will be, if we just take this 100 in that side, then it will become 2 times of x minus 10. This is the relationship between the Celsius scale and this x scale or unknown scale we can say. And if we just try to find out the relationship between this Fahrenheit scale and this x scale now, क्योंकि Fahrenheit scale में हमको पता है ऑलरेडी, देखो Fahrenheit scale है तो इसमें आइस पॉइंट जो है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, और उसको 180 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, करेक्ट है. तो इसलिए यहाँ पे, और इस स्केल में क्या कर रहे हैं हम 50 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं 10 से, तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्केल है तो ये स्केल हमको मिल जाएगा इस तरह से, तो f minus 32 upon 180, okay, this will be the Fahrenheit side and is equal to, दूसरा साइड है x unknown scale का होगा, तो जिसमें x minus 10 once again and that is to be divided by 50, that's it. So this is the relationship between the unknown scale and the Fahrenheit scale in this way here. So कोई भी स्केल के बीच में हम रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं using this formula here, remember. Okay, so now we can just try to find out some temperatures and convert them into different scale. For example, जैसे हमको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तुमको पता है ऑलरेडी 37 के आसपास होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है ना कि. So if we want to convert into Fahrenheit, so 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अगर तुमको इस तरह से पूछा जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको,
जो अभी अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया था, ये देखो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। अभी इसमें अभी हमने 32 प्लस 9/5 इंटू थीटा, ये रिलेशनशिप यूज किया था, बराबर है। तो अब यहाँ पे यही द केस, दिस इज द केस इन विच दिस थीटा इज ऑलरेडी गिवन एंड वी वांट एफ एक्चुअली, बराबर। तो अगर सपोज हमको थीटा दिया हुआ है तो एफ निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें 32 प्लस 9/5 टाइम्स ऑफ थीटा। So f is actually going to be, yes, f is equal to 32 plus 9/5 times of theta, where theta is going to be this Celsius temperature here. So if you just put it here, then we can get this 32 plus 9/5 times of 37, which actually comes to be 32 plus, how much is this? 5 ones are 5 7s are and 0.4, correct है, and 7.4 into 9 कितना बनता है, तो कर सकते हैं आराम से, 9 4 जा 36 and 9 7 जा 63 and 3 66 actually. So if you just add this up, then you can just get it as 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये तुमने थर्मोमीटर के अंदर जरूर देखा होगा कि नॉर्मल बॉडी का जो ह्यूमन नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हमको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी का है तो हम बोलते हैं इट इज नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स वी आर नॉट हैविंग एनी फीवर, ठीक है, हमको बुखार नहीं आया है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं इट इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, सेल्सियस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। ओके, अब अगर उल्टा करना है तो वो भी कर सकते हैं आराम से। देखो, अगर सपोज कहा जाए कि डिग्री का बुखार है, अब ये 104 डिग्री मतलब वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वैसे भी सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, वो तो वी कैन अंडरस्टैंड। So if suppose this 104 degree fever means how much will be the temperature of the body in degree Celsius if you want. You can find it out immediately by using the another formula, which is just like theta is equal to 5/9 times of f minus 32. That's it. So if you just put this value of f here in this formula, then we can be able to get this 5/9 times f, which is 104 minus 32, which happens to be actually 5/9 into, here it is 104 minus 32 कितना हो गया, it comes out to be 72, and if we know that this 9 ones are and 9 8s are 72, so we can get this 5 into 8, that is going to be actually 40 degree Celsius, ठीक है, yes Kashish, correct. So that means अगर हम बोल रहे हैं कि 104 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑब्वियसली ये बुखार है, तो ये बुखार का एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में मीनिंग कितना होता है, और बॉडी टेम्परेचर इज ओनली 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 3 डिग्री बढ़ गया तो हम उसको बुखार बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कम भी अगर होता है, जैसे कि तुमको पता होगा कि डेड बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर कोई डेड बॉडी है और उसका अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताओ। If you just convert it into Fahrenheit, it will come out to be 32 degree Fahrenheit, no doubt. So in this way, you can just find it out. So ये हमको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से this is the technique to convert the Fahrenheit temperature into Celsius temperature and Celsius temperature into Fahrenheit temperature. But just I have discussed about previously that both of these scales are not ideal scales actually. ये दोनों स्केल्स जो है वो कोई आइडियल स्केल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ठीक से, because only water is taken into consideration in both of these scales, not all the substances in the nature. So that's why
it cannot be supposed to be a ideal scale in the nature itself. So if we just try to investigate what can be the ideal scale, क्योंकि देखो वाटर के स्केल में अगर हम देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे ये जो स्टीम आइस पॉइंट है, ठीक है, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस इसको स्टीम पॉइंट को हमने बोल दिया, ठीक है। लेकिन अभी इसमें देखो उसकी वजह से होता क्या है ना, कि हमको नेगेटिव में भी जाने का मार्जिन होता है। तो अभी वाटर भले यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन दूसरा जो गैस है या दूसरा कोई लिक्विड जो है वो तो सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ वाटर यहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ है। तो इसलिए इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, तो जरूर हमको -20 या -30 डिग्री सेल्सियस बोलना पड़ेगा। और नीचे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को हमको -80 डिग्री सेल्सियस वगैरह बोलना पड़ेगा। और नीचे जाएंगे तो कितना होगा, तो जितना हम और नीचे नीचे जाएंगे तो उतना हमको नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर मिलता रहेगा। द क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट अप टू व्हाट डिस्टेंस वी कैन गो हियर इन दिस नेगेटिव साइड। इधर भी कोई लिमिट है कि नहीं, यहाँ पे हम नेगेटिव में कितना जा सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब मिनिमम कितना जा सकते हैं नेगेटिव में। तो वो अगर हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर ट्राई करते हैं तो ये हमको मिलता है कि देयर इज अ स्पेशल पॉइंट और स्पेशल टेम्परेचर इन द नेचर below which we cannot imagine any substance. That is the minimum temperature that can be achieved in the nature itself. तो मतलब नेचर के अंदर उससे कम टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अचीव करना तो छोड़ो, वो तो पॉसिबल ही है ही नहीं एक्चुअली, इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी इमेजिन्ड इन द नेचर, देयर एग्जिस्ट special temperature in the nature itself, that is actually the minimum temperature achieved or imagine that can be imagined in the nature. वो अगर हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्राई करते हैं कि वो क्या है, तो हम देख पाते हैं कि उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। अगर मान लो तुमको ये पता है ऑलरेडी कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, you have learned it in the chemistry in states of matter, Charles law. What is the statement of Charles law? It tells us simply that as the volume of a gas and increases, or temperature of the gas is increased, the volume of gas also increases. Bilkul, bilkul. Yes, Athar. Volume of a gas is directly proportional to the temperature. Actually, if we just draw the graph between volume of a gas and the temperature of a gas, तो suppose यहाँ पे हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों को प्लॉट कर दिया, देखो सपोज एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया, और समझो कि वाई एक्सिस पे जो है हमने वॉल्यूम प्लॉट कर दिया इधर, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ता है, अगर मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है, उस समय वॉल्यूम गैस का सपोज इतना है, तो वो हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, नो डाउट। सो कैन जस्ट गेट अ पॉइंट एट दिस पॉइंट हियर, तो यहाँ पे हमको वो पॉइंट सपोज मिल गया, नो डाउट। Then again, if we just increase the temperature up to 100 degrees Celsius and we find that the volume still increases, and we can just plot the point in this way. So if we just go on plotting the point by increasing the temperature and noting down the volume at that particular temperature of the gas for any gas in this way, then we can just get a straight line like this. तो ये straight line हमको इसमें से इस तरह से मिल रहा है। अभी इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक straight line मिलेगा, but this straight line will not be passing through origin, but it will cut this y-axis at some particular point, which is going to be the volume of gas at 0 degrees Celsius. We can say call it as a V0. Okay, V0 is going to be the volume of gas at 0 degrees Celsius. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं, ऑक्सीजन O2, तो उसका जो वॉल्यूम है वो अगर हम सपोज टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, नो डाउट। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, मान लो कि 50 से हमने सपोज 30 कर दिया, 30 से 20 कर दिया, फिर 20 से 0 कर दिया, तो क्या उसका वॉल्यूम 0 बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको पता है ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर भी वॉल्यूम गैस का जो है वो कुछ ना कुछ रहता ही है जरूर, बिकॉज ऑक्सीजन रिमेन्स इन गैसियस स्टेट
इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल्सो। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसके ऊपर भी ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में ही रहता है। ओके, बट व्हाट विल हैपन इफ वी जस्ट मेक दिस टेम्परेचर नेगेटिव? तो अगर हम इसको टेम्परेचर को नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो और ज्यादा कम होगा, है कि नहीं? सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस बिलो दिस टेम्परेचर। तो अगर हम ये टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कम करते जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम 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 होता जा रहा है, नो डाउट। एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द ऑक्सीजन विल जस्ट फॉल इनटू लिक्विड साइड। तो मतलब वो जो है लिक्विड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। सो व्हेन इट विल जस्ट गेट लिक्विफाई, स्टिल इट विल ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, नो डाउट। बट इफ यू जस्ट गो ऑन फ्रीजिंग इट स्टिल फर्दर, और ज्यादा कम कर दी उसका वॉल्यूम अगर कम करते जाएंगे तो उसको हम देख सकेंगे कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि इट विल जस्ट गेट सॉलिडिफाइड and its temperature. If we just plot this graph here and draw a straight line and just extend it so as to meet this x-axis here, then it will exactly meet at this minus 273 degree Celsius point. Remember, it happens that whenever we draw a graph between volume and temperature, Celsius temperature है ये, so when we draw a graph between volume and Celsius temperature, then we can just go in negative side and find that the volume goes on decreasing as temperature is decreased. So, and at a particular point, we find that this line just cuts this x-axis, or we can say call it as a temperature axis here at this point, which is minus 273 degrees Celsius temperature. And चलो ठीक है, ये हमने ऑक्सीजन के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। If we just plot the graph for नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए अगर सेम वैसा ही अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर हमने वेरिएशन देखा, यू कैन गेट अ डिफरेंट ग्राफ, नो डाउट। तो ये अलग ग्राफ हमको मिलेगा। इट विल इंटरसेक्ट दिस एक्स एक्सिस एट और वाई एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट, नो डाउट। बट इफ यू जस्ट गो ऑन प्लॉटिंग इट in this way and if we extend its line, then this line is observed to pass through the same point once again, that is again minus 273 degrees Celsius here. It is more than a surprise actually. Even if suppose we draw a graph for carbon dioxide, suppose एक तीसरा गैस, कोई भी तीसरा गैस हमने अगर यहाँ पे ले लिया, सपोज ये ऑक्सीजन का गैस जो है उसका ये लाइन है और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने नया ग्राफ प्लॉट किया, we can just get the another graph, no doubt, and it will intersect y-axis at another point, बिल्कुल। लेकिन if we just see where it touches the x-axis, then we can find it that this graph also passes the same point, passes through the same point on x-axis. That means कोई भी गैस लेके आओ, दुनिया भर का कोई भी कितने भी सारे गैसेस, जितने भी सारे गैसेस है, उन सब के बारे में अगर हमने इस टाइप का अगर ग्राफ प्लॉट किया तो it is compulsory that it will pass through this special point here, ठीक है। कि कौन सा भी गैस हो उसका कर्व भले अलग होगा या ग्राफ भले अलग होगा, लेकिन वो एक ही पॉइंट में से पास होगा। Isn't this is very surprising actually? Doesn't it mean that this temperature, that is 273 degrees Celsius temperature, minus 273 degrees Celsius temperature, is going to be a very very special temperature in the nature itself, है कि नहीं? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये नेचर के अंदर ही एक बहुत स्पेशल टेम्परेचर है, क्योंकि सभी गैसेस का वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ जो है वो एक स्पेशल पॉइंट में से अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब जरूर वो पॉइंट नेचर में ही स्पेशल है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इस पॉइंट को एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। याद रखो ठीक से, व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? It is the temperature at which the volume of the gas is supposed to be zero. और now एक बात समझो यहाँ पे ठीक से कि क्या सचमुच गैस का वॉल्यूम जीरो बनता है इस टेम्परेचर पे? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली देखो, अगर सपोज ये पूरा गैस किसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है और उस गैस को अगर हम सॉलिडिफाई करेंगे, मतलब पहले अगर इसको हम फ्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम 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 होता जाएगा, नो डाउट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लिक्विफाई होगा और जब लिक्विड बनेगा तो एक इतना सा परत बन जाएगा और उसको भी अगर हम सॉलिडिफाई करेंगे तो इतना छोटा एक बॉक्स बन जाएगा, इतना छोटा एक बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये पूरे कंटेनर के अंदर जितना भी गैस भरा हुआ था
वो पूरा सॉलिडिफाई होने के बाद ये एक छोटे टैबलेट के अंदर फिट हो गया, मतलब टैबलेट के जितना ही वो बन गया। मतलब अभी जैसे इस पूरे रूम के अंदर जितना भी गैस भरा हुआ है उसको अगर हम सपोज सॉलिडिफाई करेंगे तो एक छोटा जो हमारे गोली होता है, टैबलेट होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो उसका जो टैबलेट बनता है कि नहीं, तो उतना छोटा बन जाएगा, एक टैबलेट बन जाएगा। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं उनको अगर हम पकड़ पकड़ के अगर इकट्ठा कर देंगे तो उनको रहने के लिए बिल्कुल इतना छोटा सा जगह चाहिए। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस molecules actually is going to be very very small as compared to the whole total volume occupied by the gas actually। गैस के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को रहने के लिए उतनी जगह नहीं लगती है। जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो पता चलता है कि उसको एक्चुअली कितनी जगह लग रही है रहने के लिए। तो इसलिए दिस वॉल्यूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस हियर, एंड दैट्स व्हाई it is supposed to be that this volume will be considered as zero volume actually। तो इसलिए वॉल्यूम एक्चुअली जीरो नहीं बनता है, बट इट बिकम सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द गैस। ठीक है ना, तो गैस के कंपैरिजन में जैसे अगर मान लो कि एक सेंटीमीटर क्यूब इतना अगर वाटर हम लेते हैं तो उसको अगर बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद जो वेपर्स उसके बनते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को जब वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो उससे हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम का वेपर्स मिलता है। तो वेपर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम कितना डिफरेंस है, तो समझ सकते हो आराम से कि ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो वेपर्स के वॉल्यूम के सामने 1000वें पार्ट के बराबर भी नहीं है, मतलब 1000वें पार्ट से भी कम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है water as compared to the vapors। So that's why we can just understand that at this temperature, at this minus 273 degrees Celsius temperature, the volume of gas doesn't become zero actually, but theoretically. Okay, theoretically, we can just say that the volume of gas becomes zero just because this volume occupied by the gas actually is very, very small or negligibly small as compared to the volume occupied by the gas at this point here, at this temperature here। क्योंकि इस टेम्परेचर पे गैस जो है वो गैशियस फॉर्म में है, लेकिन जब हम टेम्परेचर कम कम करते जाते हैं तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो गैस रहता ही नहीं है, सॉलिड हो गया। तो सॉलिड होने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इतना गुना कम हो जाता है जो उसके सामने कुछ भी नहीं, ना के बराबर ही होता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं इट इज ऑफ जीरो वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाई एंड if we just try to make this temperature still below दिस पॉइंट, अगर इसके नीचे अगर हम जाएंगे, इसके नीचे अगर टेम्परेचर लेके जाएंगे तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मस्ट बिकम नेगेटिव। अभी वॉल्यूम जीरो होना तो फिर भी समझ सकते हैं, बट वॉल्यूम नेगेटिव होने का मतलब क्या हो सकता है, इट इज इमेजिनलेस और इट इज मीनिंगलेस टू इमेजिन दैट द वॉल्यूम इज नेगेटिव। वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि दिस minus 273 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द, अचीव्ड छोड़ो, इमेजिन्ड इन द नेचर। अचीव तो हम नहीं कर सकते, वी कैन गो एज क्लोज एज वी वांट टू दिस minus 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, but we cannot attain that temperature actually, we cannot reach actually at that temperature, never, we cannot go as close as we want only। So that's why this imaginary temperature, negative temperature, which is called as the absolute zero temperature, because we cannot imagine a temperature below this temperature. This is the minimum temperature that can be imagined in the nature। Not only this the surprise doesn't end here actually। If we just try to draw the graph between pressure exerted by the gas and temperature, then also we can get the similar type of curves in this way। तो ये भी यहाँ पे भी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो भी इसी टाइप का मिलता है। और सरप्राइजिंगली it also passes through the same point minus 273 degrees Celsius actually, and it is also for all the gases in the nature। तो नेचर के अंदर कोई भी गैसेस हो उनके सभी सारे जो प्रेशर टेम्परेचर जो ग्राफ है वो भी उसी पॉइंट में से पास होते हैं जिसमें से वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ पास होता है। And that's why this point is a very special point in the nature and called as the absolute zero temperature। Now how
why not to start our scale of temperature from -273 डिग्री सेल्सियस देन? क्यों ना फिर हम अभी स्केल जो हमारा है, टेम्परेचर का जो स्केल हमारा है, वो -273 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखो अभी जो हमारा स्केल है वो आइस पॉइंट उसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो जिस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस उसको हम बोलते हैं, और ये 100 डिग्री सेल्सियस उसके हिसाब से है, नो डाउट, ठीक है, इसको हम स्टीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने वाटर को रेफरेंस में लेके किया है ना, बट इफ यू जस्ट कंसिडर ऑल द गैसेस इन द नेचर, then we can just consider this point which is at -273 degree Celsius temperature to be a 0 degree Celsius temperature. तो वाटर के हिसाब से जो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये वाला -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो मतलब हमारे सेल्सियस स्केल के हिसाब से ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, इट करेस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड, and we can call it as a 0 Kelvin temperature. Remember, if we can call it as a 0 Kelvin and the length of division is kept same, then we can just get that. If we suppose this 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने डिविजन्स यहाँ पे रहेंगे, जरूर 273 डिविजन्स यहाँ पे रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको हम 1 केल्विन बोल देंगे। ये जो फर्स्ट डिवीजन है इसको 1 केल्विन, सेकेंड डिवीजन को 2 केल्विन बोल सकते हैं, थर्ड डिवीजन को 3 केल्विन, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू this. We can continue here and get this 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, and the size of division is going to be the same. तो डिवीजन का जो साइज है वो सेम ही है। तो जब तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे, आइस तक पहुंचेंगे, तो वहां पे कितना आएगा, जरूर 273 आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे 273 केल्विन एक्चुअली। तो हमारा स्केल ही 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो जिसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोला था, उसको हमको 273 केल्विन बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले ही 273 डिग्री डिविजन्स पास हो चुके हैं। जिसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, उसके पहले ऑलरेडी 273 डिविजन्स है, इसलिए इस 0 डिग्री सेल्सियस को हमको 273 केल्विन बोलना पड़ेगा। और आगे जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, जरूर 274 केल्विन बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, रूम टेम्परेचर जो कि ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो केल्विन में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको और 27 डिविजन्स आगे जाना पड़ेगा, राइट। तो इस 273 के अंदर अगर हमने 27 ऐड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, जरूर 300 केल्विन मिलेगा, राइट। सो इसलिए हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है वो केल्विन में 300 केल्विन हुआ करता है, याद रखो ठीक से। एंड जब तक हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे, जिसको स्टीम पॉइंट बोलते हैं, तो वो केल्विन में कितना होगा, क्योंकि ये 273 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे और 100 डिविजन्स आगे आने वाले हैं। तो these 100 divisions when add up together with these 273 divisions will actually give us total 373 divisions, and that's why we can call it as a 373 Kelvin to the 100 degree Celsius temperature here. That means there is a relationship between Kelvin scale and water Celsius scale here. So Kelvin scale का कोई भी टेम्परेचर जो है वो हमेशा, और वी कैन कॉल इट एज अ कैपिटल टी, तो कैपिटल टी से उसको हम डिनोट करेंगे। सो दिस केल्विन टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू द सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273, रिमेंबर। तो ये जब हम 273 इसमें ऐड कर देंगे तो उससे हमको केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा आराम से। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, रिमेंबर। So you have to find out the you have to be able to find out the temperature, absolute temperature, if a Celsius temperature is given, or even you must be able to find out the Celsius temperature if absolute temperature is given. दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ है तो दूसरा तुमको फाइंड करने आना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव कन्वर्टेड these temperatures many times. साक्षी, आपका माइक चालू है। Okay, so this is the relationship between the Celsius temperature and Kelvin's temperature, remember. Okay, so that's all for today's lecture here. तो आज के लेक्चर में हमने टेम्परेचर
टेम्परेचर का मेजरमेंट ये सब देखा. Just take the last question. What is the difference between heat and temperature? Can anybody tell? Temperature को तो हमने define कर दिया. It is a degree of hotness that is called as a temperature, no doubt. But what is heat then, and how it is different from temperature? Remember, heat is a energy. Okay, heat is a energy, whereas temperature is just the degree of hotness or coldness only. Okay, the temperature difference causes the heat to flow. Okay, जब temperature difference होता है तो heat flow होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे. ठीक है, और हीट इज अ एनर्जी. ठीक है, हीट का उनका यूनिट में भी डिफरेंस है. देखो, यस, उनके यूनिट्स में भी डिफरेंस है. टेम्परेचर का यूनिट होता है अभी जैसा कि हमने देखा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारे टेम्परेचर के यूनिट्स हैं. बट हीट बीइंग अ एनर्जी, it has a unit of energy, so that is joule or erg, no doubt. But actually in ancient times, मतलब पुराने जमाने में हीट को एनर्जी कंसीडर नहीं किया जाता था. ठीक है, वो बहुत बाद में पता चला कि टेम्परेचर हीट इज अ एनर्जी एक्चुअली. उससे पहले हीट को ऐसा कंसीडर किया जाता था कि इट इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड. It's just a special imaginary fluid, or it is a invisible liquid which flows from high temperature body to low temperature body, and because of that the body becomes hot or cold. तो उसकी वजह से उसको जो यूनिट जो है वो उस समय जूल नहीं दिया जाता था. उस समय हीट का यूनिट जूल नहीं था, जब ये पता नहीं था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो उस समय हीट को दो अलग यूनिट्स दिए जाते थे, वो है कैलोरी और किलो कैलोरी. ठीक है, और कैलोरी इज डिफाइंड, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. सिंपली एकदम सिंपल डेफिनेशन है कैलोरी का. एक ग्राम वाटर ले लो एक कंटेनर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगता है उसको बोलने का 1 कैलोरी. दैट्स इट. सो दैट इज द यूनिट कैलोरी. एंड किलो कैलोरी इज ऑल्सो डिफाइंड अकॉर्डिंगली. किलो कैलोरी, अभी किलो मतलब तुमको पता है ऑलरेडी, किलो मतलब 1000. तो इसलिए 1000 कैलोरीज कंबाइंड टुगेदर गिव्स अस द किलो कैलोरी. Or we can just call it as a amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius is called as the 1 kilocalorie actually. और वो भी टेम्परेचर जो है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक. क्योंकि वो इंटरवल अगर हम अलग चूज करते हैं तभी भी थोड़ा फर्क पड़ता है, उसकी वजह से वो इंटरवल भी फिक्स कर दिया जाता है. That is these are the 2 units of calorie, 2 units of heat, that is calorie and kilocalorie. And joule and erg, these are already 2 units of heat which are admitted after it is known that this water heat is a form of energy. And there is also a relationship between calorie and joule, that is 1 calorie is equal to 4.2 joules. ये तुमको पता होना चाहिए, मे भी पता होगा बहुत सारे लोगों को. 1 calorie is equal to 4.2 joules. Okay, so this is all about the today's lecture. So let us stop here. Thank you all of you.